अच्छा, बहुत सारे लोग हमसे ये पूछते हैं कि हम अगर कोई बिजनेस करने जा रहे हैं तो हमें कंपनी प्राइवेट कंपनी बनानी चाहिए या एज ए इंडिविजुअल या सोल प्रोप्राइटर काम करना चाहिए। अच्छा, उनके लिए ये है जो नया बिजनेस अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं, उन्हें कंपनी बनानी है या उन्हें अपने नाम पे बिजनेस रखना है या एओपी बनानी है। अच्छा, उनको ये पॉइंट्स देख के डिसाइड करना पड़ेगा कि किसके अंदर उनको आसानी है, वो अपना काम आसानी से कंपनी जो है कंपनी रजिस्टर्ड करवानी है या एओपी या इंडिविजुअल या सोल प्रोप्राइटर पे उनको अपनी कंपनी रजिस्टर करवानी है। अच्छा, उसके लिए ये सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। जैसे प्राइवेट कंपनी है, सोल प्रोप्राइटर है, एओपी एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्संस पार्टनरशिप, ये इस तरह है। अच्छा, इनमें डॉक्यूमेंटेशन की जो रिक्वायरमेंट होती है लीगली तौर के ऊपर, वो आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन है, कौन सी चीज़ें हैं जो प्राइवेट कंपनी को फुलफिल करनी पड़ती हैं और इंडिविजुअल या एओपी को करनी पड़ती हैं। अच्छा, सबसे पहले ये होता है कि आपको रजिस्ट्रेशन है अगर आपकी कंपनी है, अगर आपने डिसाइड किया है कि आपने प्राइवेट कंपनी बनानी है तो आपको सबसे पहले अपनी रजिस्ट्रेशन एससीसीपी में करवानी पड़ेगी। ठीक है, एससीसीपी जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो आपको लॉगिन आईडी दिया जाएगा, पासवर्ड दिया जाएगा, उसके थ्रू आपकी एफबीआर की रजिस्ट्रेशन भी हो जाती है। अच्छा, दूसरे सिनेरियो में ये होता है कि अगर आपने एओपी या अपने नाम सोल प्रोप्राइटर अगर कंपनी रजिस्टर करानी है तो सिर्फ आपको एफबीआर के अंदर रजिस्टर करवाना पड़ेगा अपने आप को। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि आप इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन की फाइलिंग है, जैसे आप एयर एंड के ऊपर डाटा अपना जो है सबमिट करते हैं, तो कंपनी की सूरत के अंदर आपको एससीसीपी में भी अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ेंगे और इसी तरीके से आपको जो डॉक्यूमेंट है वो एफबीआर में भी सबमिट करवाने पड़ेंगे। लेकिन एओपी और प्रोप्राइटरशिप के अंदर सिर्फ आपको जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो आप एफबीआर को सबमिट कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद ये है कि सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन है। आपको सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन भी करवानी पड़ती है क्योंकि आप बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, आपने बिजनेस कर रहे हैं, तो उसके अंदर टैक्सेबल सप्लाईज आती हैं। आप अगर किसी से माल वगैरह ले रहे हैं, गुड्स ले रहे हैं, सर्विसेज ले रहे हैं और वो टैक्सेबल है तो आपको सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर करवाना पड़ेगा। एप्लीकेबल होता है वो अगर आप टैक्सेबल सप्लाई ले रही हैं। इसी तरह सेम सिचुएशन एओपी और इंडिविजुअल के सिनेरियो के अंदर भी है। अगर आप टैक्सेबल सप्लाई ले रहे हैं तो आपको के लिए मैंडेटरी हो जाता है कि आप सेल टैक्स में अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। अच्छा, उसके बाद ये होता है कि नेक्स्ट स्टेप आपका ये आ जाता है कि सैलरी विद हेल्ड करना, विद होल्डिंग टैक्स ऑन सैलरी 149 सेक्शन के तहत। अगर प्राइवेट कंपनी है वो अपने एम्प्लॉयज़ को टैक्सेबल सैलरी दे रही है तो वो उनका टैक्स विद हेल्ड करेगी। यही सेम सिनेरियो एओपी और इंडिविजुअल के केस में भी होता है। अगर वो अपने एम्प्लॉयज़ को टैक्सेबल सैलरी दे रहे हैं तो वो भी उनका टैक्स विद हेल्ड करेंगे अंडर सेक्शन 149 के तहत। दूसरा सिनेरियो ये आ जाता है कि अगर जैसे कंपनी है सेल टैक्स में भी रजिस्टर्ड है और टैक्सेबल सप्लाईज भी ले रही है, तो अगर कंपनी अपने वेंडर्स को पेमेंट कर रही है तो वो उस पेमेंट में से उनका टैक्स विद हेल्ड करेंगी। फॉर एग्जांपल, अगर एक कंपनी है जिसने गुड्स ली हैं 1 लाख रुपए की, फॉर एग्जांपल, उसके ऊपर उसने 18% टैक्स दिया तो टोटल वैल्यू बन गई 1,18,000। अच्छा, जब पेमेंट करने जा रहे होते हैं तो जो विद हेल्ड होती है अमाउंट विद होल्डिंग की, वो 1 लाख पे नहीं होगी, वो 1,18,000 के ऊपर जो भी रेट गुड्स का अलग रेट है सर, उसके ऊपर 5.5 है और जो नॉन फाइलर है उसका अलग रेट है। फाइलर और नॉन फाइलर दोनों के रेट अलग अलग हैं, तो वो जो रेट अप्लाई होगा वो 1,18,000 के ऊपर अप्लाई होगा और जो अमाउंट होगी वो विद हेल्ड कर दी जाएगी। अच्छा, जो दूसरा केस है इंडिविजुअल और एओपी के केस में, उसके अंदर एक लिमिट दी गई है कि अगर कंपनी का बिजनेस 100 प्रेसिडिंग 2 ईयर्स है, 100 मिलियन से लेस है, तो एओपी और इंडिविजुअल टैक्स डिडक्ट विद हेल्ड नहीं करेंगे। अच्छा, इसी तरह बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनके ऑफिसेज वगैरह रेंट पे लिए हुए होते हैं, बिल्डिंग्स ली हुई होती हैं रेंट के ऊपर, जिसका वो रेंट पे कर रहे होते हैं। तो कंपनी की सूरत में यह है कि एक लिमिट दी हुई है 3 लाख की। अगर अमाउंट 3 लाख से ज़्यादा हो जाती है तो उनको ये लागू हो जाता है कि वो टैक्स विद हेल्ड करेंगे। उसका भी एक शेड्यूल है, एक लिमिट दी हुई है कि इस लिमिट से अगर अमाउंट जो है रेंट की बढ़ जाती है तो क्या रेट अप्लाई होगा। लेकिन एओपी और इंडिविजुअल के केस के अंदर अमाउंट जो है वो 1.5 मिलियन है ईयरली।
अगर इंडिविजुअल और एओपी अगर रेंट दे रहे हैं, अगर रेंट की जगह पे हम अपना बिजनेस कर रहे हैं सालाना, उनकी जो अमाउंट है रेंट की वो 15 लाख 1.5 मिलियन से ज़्यादा होती है, तो उनको टैक्स जो है विद हेल्ड करके अपने टेनेंट को पेमेंट करनी पड़ेगी। अच्छा, इसके बाद आता है एनुअल टैक्स लायबिलिटी। अच्छा, जब कंपनी अपना पूरे साल का डाटा गैदर करती है, रिटर्न सबमिट करने जा रही होती है, अपना प्रॉफिट एंड लॉस बनाती हैं, तो जब प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह जब बन जाता है, तो जब आपका आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स जो है प्रॉफिट उस पर एक रेट अप्लाई होता है। कंपनीज के लिए ये है, प्राइवेट कंपनीज का वो 29% दे रहे होते हैं। लेकिन इसके अंदर 3 कैटेगरीज आती हैं, उसमें ये चेक करते हैं कि भाई ग्रेटर दैन कौन सा जो वो अप्लाई होता है। इसमें एक आप 29% दे रहे होते हैं, दूसरा इसके अंदर आ जाता है 17%, वो अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है, ये भी अप्लाई किया जाता है अकाउंटिंग प्रॉफिट। और इसके बाद एक आ जाता है 1.25%, ये टर्नओवर टैक्स होता है। तो आपकी जो भी इनकम स्टेटमेंट होती है, ये तीनों अप्लाई होते हैं। ये टर्नओवर की बेस पे अप्लाई होता है, ये 17% अकाउंटिंग प्रॉफिट की बेस पे अप्लाई हो रहा होता है, और 29% आपका जितनी भी आपका जीपी है उसमें से जितने भी एक्सपेंसेस आ रहे होते हैं उसको माइनस करने के बाद एक अमाउंट आती है जिसे कहते हैं कि टैक्सेबल अमाउंट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसके ऊपर आप 29% को अप्लाई करेंगे। तो इन तीनों में से जो भी अमाउंट आएगी वो आपके लिए लायबिलिटी आपकी बन जाएगी। अच्छा, सोल प्रोप्राइटर, एओपी और इंडिविजुअल के केस के अंदर स्लैब रेट दिए हुए हैं। उसके अंदर ये है कि आपकी अगर इनकम एक थ्रेशोल्ड दिया हुआ है कि अगर मैक्सिमम आपकी इनकम के ऊपर जो टैक्स है तो वो 3.5 मिलियन से ज़्यादा अगर आपकी इनकम आती है तो आपको टैक्स मैक्सिमम देना पड़ता है। तो इंडिविजुअल के केस के अंदर जो एक डिसएडवांटेज यही है कि यहाँ तो आप 29%, 17%, 1.25% कंपनी की सूरत में दे रहे होते हैं, लेकिन एओपी की सूरत में और सोल प्रोप्राइटर की सूरत में वहाँ एक शेड्यूल बन जाता है जिसकी बेसिस पे जो टैक्स रेट हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ आके अगर किसी का 3.5 मिलियन से ज़्यादा का प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसके ऊपर हायर टैक्स अप्लाई होता है, जो एक डिसएडवांटेज यहाँ बनता है। अच्छा, इसके बाद सुपर टैक्स है। सुपर टैक्स एक ऐड किया गया एफबीआर की तरफ से, अभी से नहीं है, 3-4 साल 2-3 साल से आ रहा है। अब ये होता है कि आपने एक टैक्स जैसे यहाँ पे 29% दे दिया, अब इसके बाद आ जाता है सुपर टैक्स। एक टैक्स देने के बाद दूसरा टैक्स आ गया कि भाई आप इतना कमा रहे हैं तो हमें भी देते जाएं और देते जाएं। तो यहाँ दिल नहीं भरा तो यहाँ से भी टैक्स डिडक्शन शुरू हो जाती है। इसके भी एक लिमिट दी है कि अगर आपका जो प्रॉफिट है वो एक अमाउंट से ज़्यादा हो जाता है तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा, और सेम ही अप्लाई हो जाता है एओपी और सोल प्रोप्राइटर की केस में। इसलिए जो मेजर डिसएडवांटेज एओपी को होता है या सोल प्रोप्राइटरशिप वाले को होता है वो टैक्स रेट के ऊपर आ जाता है। यहाँ तो 39% हो गया, अगर यहाँ पे 35%, 40% आता है, 10% ऐड करें तो 10% एक इंक्रीज हो जाता है जो उसको टैक्स अपनी इनकम के ऊपर देना पड़ता है। अच्छा, इसके बाद जो और रिक्वायरमेंट होती है, जैसे ऑडिटेड अकाउंट्स हैं, तो आपकी कंपनी, आपने कंपनी रजिस्टर करवा ली है, प्राइवेट कंपनी है, तो आपको अपने अकाउंट्स रजिस्टर कराने पड़ेंगे और वही अकाउंट्स आपको एसएससीपी और एफबीआर को सबमिट करने पड़ेंगे। दूसरी सूरत जो सोल प्रोप्राइटर है, एओपी है, उस सूरत में एक लिमिट रखी गई है कि भाई अगर आपका जो टर्नओवर है ईयरली 300 मिलियन से कम है तो आपको जरूरत नहीं है अकाउंट्स ऑडिट करने की। अगर उससे ज़्यादा हो जाती है तो आपको अपने अकाउंट्स ऑडिट करवाने पड़ेंगे और वो सबमिट करवाने पड़ेंगे एफबीआर के पास। अच्छा, इसके बाद WPPF होता है, वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड होता है। अच्छा, कंपनी की सूरत में ये होता है कि 5% प्रॉफिट होता है। कंपनी की सूरत में तो ये एप्लीकेबल है कि कंपनी को ये पे करना पड़ेगा, लेकिन एओपी और उसकी सूरत में यहाँ इनको छूट दी गई है कि आप ये एप्लीकेबल WPPF नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद EOBI आ जाता है, ये भी एप्लीकेबल है। EOB जो है वो भी आपको अपने पास मेंटेन करनी पड़ेंगे, उसका जितना भी डाटा वगैरह है, क्योंकि एक जो अभी रूल आया हुआ है उसके तहत अगर किसी कंपनी के अंदर 2 बंदे काम कर रहे हैं तो उसको अपना
EOBI पे करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, जो कि एक वेजेस के ऊपर 6% आपकी जो वेजेस है, मिनिमम वेजेस जो लेबर्स के लिए होती हैं उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। जैसे अभी जो मिनिमम वेजेस हैं वो 37,000 पे थी, तो उसके ऊपर 6% EOBI को जाता है। और सेम केस AOP और सोल प्रोप्राइटर की सूरत में भी है कि वहाँ पे भी अगर आपके पास दो से ज़्यादा बंदे हैं तो आपको EOBI और इसको फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, ये सारा सिनेरियो है जो आपको बताया कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है, कहाँ कहाँ रजिस्ट्रेशन होगी, कहाँ पे आपको अपने अकाउंट्स ऑडिट करवाने पड़ेंगे, कहाँ नहीं करवाने पड़ेंगे, कहाँ जमा करवाने हैं, कहाँ नहीं करवाने। तो अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम ये एडवाइस करते हैं कि भाई अगर आप शुरू में एक छोटा बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने आप को सोल प्रोप्राइटर एज अ रजिस्टर्ड करवाएं। आप आहिस्ता आहिस्ता आप जब देखें कि आपकी एक ग्रोथ आ रही है, आपके रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ आ रही है 100 मिलियन, जैसे आपके एक 100 मिलियन तक आपको काफ़ी सारी छूट दी जाती है कि 100 मिलियन से कम बिजनेस है AOP के अंदर, तो बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन है वो उसमें रिलैक्स कर दिया जाता है FBR की तरफ से भी कि अब ये बिजनेस नया है, इसके एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे, बहुत सारी चीज़ें, इसलिए उनको रिलैक्सेशन दी जाती हैं। तो ज़्यादातर यही होता है कि हम जो एडवाइस करते हैं, अगर आप बिजनेस करने जा रहे हैं तो अपने आप को एज अपने नाम पे अपने बिजनेस को रजिस्टर करवाएं और उसी के ऊपर आप बिजनेस को रन करते रहें ताकि आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन ना पड़े डॉक्यूमेंटेशन का, क्योंकि जो डॉक्यूमेंटेशन है वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है अगर आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे विदहोल्डिंग के केस में देख लें, आपको वो जो है फॉलो करनी पड़ती हैं, क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है, ये स्टेटमेंट्स। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि FBR जो है वो यही करता है कि भाई अगर किसी ने बिजनेस जो अपने नाम पे रखा हो तो उसको ज़्यादा झंझट में नहीं डालते। अब बहुत सारे अकाउंट्स, बहुत सारी कंपनीज हैं जैसे ऑडिटेड अकाउंट्स हैं, और अपने अकाउंट्स ऑडिट करवाना ये भी एक लेंथी प्रोसेस होता है जिसमें अच्छा खासा टाइम लगता है, कंज्यूम होता है, लेकिन इस सूरत में AOP की सूरत में नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें जो बेनिफिट करती हैं AOP की सूरत में या सोल प्रोप्राइटर की सूरत में। तो आप जो भी नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है तो उसको हम ये एडवाइस करते हैं कि अपना जो बिजनेस है वो आप अपने नाम पे रखें। जैसे जैसे वो ग्रोथ रहेगा और जब आपको ज़रूरत पड़ेगी कि अब मुझे अपनी कंपनी जो है सोल प्रोप्राइटर से प्राइवेट लेके जानी है, तो आप इजीली सोल प्रोप्राइटर से अपनी कंपनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं या रजिस्टर करा सकते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर। जब आप प्राइवेट में आएंगे तो फिर आपको ये वाले जितने भी प्रोसीजर्स हैं, रूल्स हैं, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। जब आप प्राइवेट की कंपनी में आ जाएंगे, जब आपका बिजनेस देखेंगे, हाँ बिजनेस जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, टर्नओवर ज़्यादा हो जाता है, तो फिर आपको किसी सूरत में बेनिफिट्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो